गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 कल आपको पढ़ाया गया था हिंदी में एक 15 चैप्टर था सोना। सोना एक हिरनी के बच्चे का नाम है। सोना उसी को कहानी को कल बताया गया था। तो लेखिका ने जब इसको छोटे से में लाई थी तब उसके बाद आधा कहानी कल पढ़ाया गया था और आधा आज आपको पढ़ाया जा रहा है। ध्यान देंगे। घर के भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। जब घर पर लेखिका आती तो हिरनी की जो बच्ची थी वह उसके पैरों को रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसी जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। मेरी बिल्ली, गोधूली, कुत्ते हेमंत बसंत, कुतिया फलोड़ा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे गाढ़ी मित्रता कर ली। वो लेखिका के यहाँ और भी जानवर को वो पाल रखी थी, बिल्ली का, कुत्ते को, और ये सारे जब नया नया वो हिरनी की बच्ची आई तो लोगों में उस दोनों में ये तालमेल नहीं बैठ रहा था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद दोनों में मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाती। उसके बाद जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे जानवर के उसके यहाँ, बिल्ली के, कुत्ते के, सब एक साथ बैठकर एक साथ बने दौड़, वो मैदान में दौड़ लगाते और खेलते। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं उसी तरह जानवर के छोटे बच्चे भी जो है आपस में खेलते हैं। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना की टांगें अधिक सुडौल हो गई। 1 साल जब हो गया तो उसकी पैर जो थी हिरनी की बच्चे की वो मजबूत हो गई। खुरों के कालेपन में चमक आ गई, गर्दन लचीली हो गई, पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। आँखों के चारों ओर घिंची कजल, कोर में नीचे गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली चमक हो। इसी बीच फलोड़ा ने भक्तियन की अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। फलोड़ा जो है एक कुतिया है जो एक बार में वो 4 बच्चे को जन्म दिया। तो और खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय हो से भर गई। एक दिन मैंने देखा कि फलोड़ा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तियन की कोठरी में निश्चित लेटी है। पिल्ले आँख बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नृत्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। अब ये हिरनी के जो बच्चे थे बड़े हो गई थी, तो ये भी जाकर जब वो कुतिया बच्चा दी तो उसके पास जाकर लेट जाती थी और उसी के साथ वो रहती थी। आश्चर्य की बात यह है कि फलोड़ा हेमंत बसंत और गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। वो जो फलोड़ा जो बच्चे को जन्म दी थी और भी बिल्ली जो थे, कुत्ते थे, उसके पास बच्चों को नहीं छोड़ती थी, लेकिन ये जो हिरनी के बच्चे जो थे इसके पास वो छोड़कर एकदम निफिक्र रहती थी। संभवतः वह सोना की सनही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी।
पिल्लों के बड़े होने और उनके आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। जब वो कुतिया के बच्चे जो बड़े हो गए, पिल्ले जब बड़े हो गए, तो सोना के साथ वो भी उसके साथ अपने में लगाव हो गया। उसके साथ पीछे पीछे वो भी खेलने लगे, घूमने लगे। उसी नम गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। पारे मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम व्यतीत हूँ। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जानवरों में कोलाहल होने लगा। बीच में लेखिका जो है चली गई बद्रीनाथ यात्रा पर। जब लौट कर वो आई तो बिछड़े हुए पालतू जानवरों को देखकर अपने मलकिनी को वो दम कोलाहल हो गए और वो कूदने लगे देखकर अपने मालिक को। गोधूली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली अपनी आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख। सब जानवर मिले, लेकिन सोना जब नहीं मिली तो लेखिका को आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही सब कुछ कह दिया। जब वो आई, जब सोना को नहीं देखी तो उसको आश्चर्य हुआ। तो जब वो लेखिका लौट के आई तो जब उसको सोना नहीं दिखी और बाकी सभी जानवर दिखे तो उसको आश्चर्य हुआ। और उसके कोई भी नौकर जो थे बताना नहीं चाह रहे थे कि आते आते उनको दुखद समाचार ना दिया जाए। ज्ञात हुआ कि छात्रावास से सन्नाटे और फलोड़ा के साथ तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह पारी कंपाउंड के बाहर निकल जाती थी। वह जब लेखिका को नहीं, अपनी मलकिनी को नहीं देखती थी तो वो इधर उधर खोजने लगती थी। सोना जो है जब लेखिका चली गई बद्रीनाथ की यात्रा पर तो वो विचलित हो गई। वो खोजने लगी अपने मलकिनी को, तो कहाँ है, तो वो इधर उधर भाग जाती थी, कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी और वह उसकी अंतिम सांस, अंतिम उछाल थी। उसको क्या कि इधर उधर भागने लगी थी सोना, तो उसके नौकर ने उसको रस्सी से बांध दिया और वो इतनी जोर छलांग लगाई कि वह फिर नीचे जब गिरी मुंह में चोट लग गया, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग जब जानवर को पालते हैं तो उससे एक लगाव हो जाता है और हम लोग को जानवर से लगाव हो जाता है, जिसके कारण हम लोग भी जानवर के बिना नहीं रह पाते हैं। जब वो नहीं रहता है, मर जाता है, तो कितनी अफसोस होती है ये हम लोग समझ सकते हैं। जो जानवर पालते हैं वो जानते हैं। और जब मालिक नहीं रहता है तो जानवर पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो हमारे जैसा बोल नहीं सकता है, लेकिन हमारे दर्द को महसूस ज़रूर कर सकता है, वो समझ सकता है। इस कहानी का यही उद्देश्य था कि जानवर से लगाव होने पर, नहीं रहने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को हम लोग जाने हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेसन चेंज हो रहा है, चैप्टर भी चेंज हो रहा है। आज लेसन स्टार्ट हम करने जा रहे हैं डाटा हैंडलिंग। इस डाटा हैंडलिंग में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम आपको बता दें। इस डाटा हैंडलिंग में सबसे पहले डाटा, रॉ डाटा और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल
जिसको फ्रीक्वेंसी टेबल हम कहते हैं, वो पढ़ना है। और इस तरह से इसमें पिक्टोग्राफ भी पढ़ना है, और ये थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अंश दिया गया है सब में से, तो ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है। तो आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं 14.1। इस 14.1 में इसमें एक टेबल दिया गया है, और वह टेबल मैथमेटिक्स मार्क्स का है। तो उसमें मार्क्स इन द मैथमेटिक्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास in a class are given below. Using tally marks, group them in the following way. अब यहाँ पे ये नंबर दिया गया, उस नंबर को सबसे पहले हम इंडिकेट कर दें। वो नंबर है 91, 56, 84, 97, 72, 65, 67, 58, 89, 58, 89, 61, 61, 61, 61, 56, 75, 75, 97, 84, 97, 84, 56, 56, 56, 56, 61, 58, 61, 58, 97, 86, 56, 61, इतना नंबर है। अब इसके नीचे एक टेबल हम बनाते हैं, उस टेबल को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और एक ग्रुप ये है ग्रुप। और दूसरा टैली मार्क है, टैली मार्क अ नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, है ना। अब इस जो ऊपर नंबर दिया गया है, इसमें सबसे मिनिमम, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें ढूंढते हैं, तो मेरे पास, और सबसे लार्जेस्ट नंबर, ये दो ही ढूंढना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 50 से लेकर 59 तक, ठीक है, जिसमें 50 इंक्लूड रहेगा और 59 आउट रहेगा। तो 50 से लेकर के और 58 तक जो इसमें नंबर मिलेगा वही होगा टैली मार्क। तो सबसे पहले हम 50 को ढूंढते हैं, तो इसमें कोई भी 50 नहीं है। उसके बाद 51 को ढूंढते हैं, तो 51 देख लीजिए 51 है या नहीं है, तो 51 भी नहीं है। 52 को ढूंढते हैं, तो 52 भी नहीं है। 53 को ढूंढते हैं, तो 53 भी नहीं है इसमें। लेकिन 54 लगभग इसमें भी 54 नहीं है। 55 ये भी नहीं है। 56 एक नंबर, ये 56 हुआ, तो टैली मार्क 1 हो गया। 56 के बाद 57 देखते हैं। 57
58 है, तो 2 हो गया 58। और 58 के बाद 56 यहाँ भी है एक ठो 3, और 56 के बाद वहाँ भी एक 56 है 4, और 56 ये है 5, 58 भी है 6, 56 यहाँ है 7। तो ये ध्यान देना होगा कि जो ये टर्म मैंने रखा, जो डिफरेंस रखा 50 से 59 तक में, तो इसमें लोअर लिमिट 50 होता है और अपर लिमिट 59 होता है। तो ये जो अपर लिमिट है 59 इसमें काउंट नहीं होता है, लेकिन 50 से लेकर 58 तक काउंट होता है। तो 50 से लेकर 58 तक में जो नंबर मैंने देखा, जो टेबल दिया गया, उस टेबल में आपका 5 to 7 नंबर होता है। 7 नंबर को फिर एक बार चेक कर लेते हैं। यह 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और ये 7 नंबर, तो ये 7 नंबर हुआ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका 7। ठीक, अब हम सेकंड में चलते हैं। 60 से 69, 60 से 69। तो यहाँ पर अगर 59 देखते हैं तो 59 भी इंक्लूड हो जाएगा। 59 कितना है देखिए, 59 इसमें है, इस 59 में कोई 59 नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं 60 से 69। तो 60 से लेकर 69 तक के बीच में देखते हैं, यहाँ भी हम ढूंढ रहे हैं। तो 1 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपका 6 1 2 3 4 5 6। और फिर 70 से 79, 70 से 79। अब 70 वाले रो में देखते हैं तो एक 1 2, सिर्फ 2 ही है, 1 2, तो सिर्फ 2 हो गया। और फिर 79 के बाद 80 से 89, 80 से 89 में, तो यहाँ हम देखते हैं 80 वाले ग्रुप में 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। और एक लास्ट है 90 से 99 तक, क्योंकि लास्ट स्टेज है 90 से 100 तक, सॉरी 90 से 100 तक। तो 90 से 100 तक 1 2 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये टोटल काउंट करते हैं, 7 और 6 13 to 15, 15 for 19, 23।
ये 23 है। इस नंबर को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये जो नंबर है टोटल काउंटिंग नंबर है 23। तो ये फ्रीक्वेंसी भी मेरा 23 होना चाहिए। अगर 23 है तो ये टेबल मेरा सही है। तो इस क्वेश्चन में बताना क्या था, टैली मार्क्स बताना था और फ्रीक्वेंसी बताना था, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना था और टैली मार्क्स बताना था। तो ये हो जाएगा टैली मार्क्स, ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। अब इस तरह से एक टेबल है। अब उसके जस्ट नीचे एक और क्वेश्चन है जो पिक्टोग्राफ का है। आप फिगर देख रहे हो, नेम ऑफ द चिल्ड्रन, इसमें बताना है कि फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द फ्रूट्स ईटन बाय 3 चिल्ड्रन। 3 बच्चों के द्वारा जो फ्रूट्स खाए गए उसका विवरण है ना, कि ये तीनों बच्चे कितने कितने फ्रूट्स खाए। अब इस पिक्टोग्राफ के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सर्टेन थिंग्स थ्रू पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। यानी पिक्टोग्राफ पिक्चर के माध्यम से अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम देते हैं तो वही कहलाता है पिक्टोग्राफ। अब इसमें नेम ऑफ चिल्ड्रन दिया गया है, बुक में आप देखेंगे नेम ऑफ चिल्ड्रन दिया गया है। वैभव वह 3 केला खाता है, मानवी 2 केले खाते हैं और सोनम जो है वह 5 केले खाती है। यहाँ पर एक फिगर अगर केले का लेते हैं तो 1 बनाना होता है। तो ये क्लियर हो गया कि जो चिल्ड्रन नेम है, नंबर ऑफ बनाना है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। जैसे वैभव का 3, मानवी का 2 और सोनम का 5। अब इसमें जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में 2 ही क्वेश्चन है। एक था टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, यानी इसको हम कहते हैं कौन सा टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना था, फुलफिल करना था, फिल इन द ब्लैंक्स था, जिसमें आपका ग्रुप दिया हुआ था नंबर का, ये ग्रुप था, और ये कितना कितना मार्क्स आया वो था। जैसे 50 से लेकर 59 तक कितने स्टूडेंट कितने कितने नंबर लाए थे उसका था कि 7 नंबर लाए थे। इस तरह से सबका ग्रुप बटा हुआ था। तो हमको जो फुलफिल करना था वो टैली मार्क करना था और फ्रीक्वेंसी करना था। तो जो टैली मार्क का नंबर होता है, टोटल होता है, वही फ्रीक्वेंसी होता है, और यह फ्रीक्वेंसी का वही टैली मार्क होता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरह से पिक्टोग्राफ में भी आपका एग्जाम्पल है पिक्टोग्राफ का। अब एक्सरसाइज में आइएगा, उस एक्सरसाइज में आपका पिक्टोग्राफ बनाना है 14.2 में। एक तरफ डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और नंबर ऑफ शॉप्स, दुकानों की संख्या है ना। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अबाउट द नंबर ऑफ शॉप्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ड्यूरिंग द डेज ए वीक, सो इट बाय ए पिक्टोग्राफ। इस दिन को कौन कौन से दुकान बिके इसके बारे में दिया गया है ना। तो पिक्चर बनाना है, एक छोटा सा दुकान बना लेना है और पिक्चर बनाना है कि मंडे को 20 दुकान, ट्यूसडे को 18, वेडनेसडे को 15, थर्सडे को 25, फ्राइडे को 19 और सैटरडे को 16। तो ये कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पिक्टोग्राफ को बना करके, पिक्चर को बना करके, है ना। और एक लेसन आपका कंप्लीट हुआ। अब 14.2 बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आप लोगों का इधर एक दो रोज से एसएसटी का वीडियो नहीं जा रहा था, इसलिए हम सोचे कि आज एसएसटी पढ़ा दें। और एसएसटी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपका सिविक्स में लेसन आता है 3, गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसी पे हम लोग कुछ आज डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों पे किस प्रकार से गवर्निंग बॉडीज़ जो होती है वो शासन करती है, किस प्रकार से हमारे ऊपर कार्य करती है, वो कैसे कैसे कार्य को करने में वो हेल्पफुल है। देखिए, सिंपल सा बात समझते हैं कि गवर्नमेंट होती क्या है। गवर्नमेंट को अगर हम लोग एक कमेटी माने तो गवर्नमेंट एक ऐसी कमेटी होती है जो हमारे लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसके बारे में सोचती है और उस हिसाब से निर्णय लेती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, या अगर हम चाहें तो या अगर वो कुछ और हो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर जो अधिकार होता है वह किसका होता है? वो गवर्नमेंट ही हमारे लिए सोचती है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अगर कहीं पानी की प्रॉब्लम है तो जल समस्याएं दूर करेगा, कहीं पे रोड की प्रॉब्लम है तो रोड बनवाएगा। अब कहीं पे बहुत दूर तक एजुकेशन के लिए कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है तो वहाँ पे सरकार गवर्नमेंट स्कूल खोलती है। यानी कि हमारी सारी दिक्कतें, जो भी हमारी दिक्कतें होती हैं, चाहे जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ होती हैं, वो गवर्नमेंट हमारे करने के लिए बाध्य है, यानी कि हमें सेवा देने के लिए बाध्य है। ऐसा क्यों? आखिरकार गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों करती है? अभी आप देख रहे हैं बिहार में इलेक्शन चल रहा है, 2 चरण के इलेक्शन हो चुके हैं, तीसरे चरण का होगा और 10 तारीख को काउंटिंग है और 13 तारीख को नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जो भी बने। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि आपके घर के लोग वोटिंग देने जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पूरे, अगर हम लोग बात करें अपने ही क्षेत्र की, सारण का ही बात करें, छपरा का ही बात करें, तो ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही व्यक्ति को वोट दे रहे होंगे। सब कोई अलग अलग लोगों को वोट दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनके नज़र में वो सही है, उनके नज़र में वो सही है। यानी कि यहाँ पे हम क्या हैं, यहाँ पे हमारे अंदर अधिकार है कि हम जिसको चाहें उसको गवर्निंग बॉडी में भेज सकते हैं, सरकार बनाने के लिए भेज सकते हैं। हमारे पास ये अधिकार है। अगर हम बात करें प्रीवियस उस क्षेत्र से जीते हुए विधायक की बात करें, अगर उन्होंने अच्छा वर्क नहीं किया है तो आप देखिएगा कि लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं, लोग नए उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे वो किसी पार्टी से नहीं हो, यानी कि निर्दलीय हो, लेकिन लोग उसे वोट दे रहे हैं। यानी कि आप लोगों ने एक बात समझा कि सरकार हमारे लिए बाध्य क्यों होती है, हमारे कार्यों को बाध्य करने के लिए क्यों होती है? क्योंकि हर 5 साल पर 5 साल का टेन्यूर होता है गवर्नमेंट का। अगर चाहे तो उसके पहले भी बर्खास्त हो सकता है, लेकिन 5 साल का तो टर्म पुरने के बाद, टेन्यूर पुरने के बाद वो इलेक्शन होना तय है। तो वहाँ पे सरकार यह जानती है कि जो हमारे राज्य में, जो हमारे इस कंट्री में जो लोग हैं, अगर हम उनके लिए काम नहीं करेंगे तो वो अगले इलेक्शन में मुझे वोट नहीं देंगे, और जब वोट नहीं देंगे तो हमारी सीट जा सकती है, चाहे वो विधायक की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो। ठीक है, इसलिए जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी होती है वो हमेशा अपने जनता, जो उसके क्षेत्र में जो जनता लोग होती है, उसके लिए कार्य करती है। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि गवर्नमेंट जो होती है वो हमारी द्वारा ही चुनी गई सरकार होती है, जिसे हम ज़्यादा लोकप्रिय मानते हैं, उसे ही हम अपने क्षेत्र से जिताते हैं, चाहे वो स्टेट का इलेक्शन हो, चाहे वो कंट्री का इलेक्शन हो। ठीक है, यहाँ तक में तो आपको लग रहा है कि अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए कि गवर्नमेंट होती क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, एक टॉपिक आप लोगों को दिया गया है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो भारत में शासन प्रणाली जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, एक नेशनल लेवल और एक स्टेट लेवल पे बांट दिया गया।
इसके अलावा आप यूनियन भी देखते होंगे, सेल्फ गवर्नमेंट भी देखते होंगे छोटे छोटे क्षेत्रों में। हम दो ही के बारे में बात करते हैं आज, मेन टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल के अभी अगर हम सरकार की बात करें और अपने भारत की सरकार की बात करें तो अभी बीजेपी की सरकार जो है बहुमत में है और उसके हेड कौन है? नरेंद्र मोदी, जानते ही आप, प्रधानमंत्री हैं। तो देश की सारी समस्याएं जो होंगी वो या तो देश के अंदर की हो या देश की बाहर की हो, उसे डील कौन करेगा? उसे नरेंद्र मोदी करेंगे। और उस मान लीजिए कि एजुकेशनल क्षेत्र का है तो एजुकेशन मिनिस्टर करेंगे, उसके बाद वो डील जो है वो मोदी तक पहुंचेगा, उनको डील करना। फिर अगर उनसे नहीं हो पाता है, अगर रेल का प्रॉब्लम है तो रेल मिनिस्टर पहले फेस करेंगे, फिर उनके पास जाएगा। यानी एक बात समझ लीजिए कि मिनिस्टर तो हैं हर क्षेत्र के लिए, लेकिन जो अंतिम निर्णय लेना होता है, जो फाइनल निर्णय लेना होता है, वो किसके पास जाता है? वो प्रधानमंत्री के पास ही जाता है और वही उस पर विचार करते हैं और डिस्कशन करके फाइनल तैयार करते हैं। यानी कि हम लोगों ने जाना कि नेशनल लेवल पर जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री और मिनिस्टर जो होते हैं उस क्षेत्र के, उस मतलब कि सीमा के वो हेड होते हैं, उनके ऊपर प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें स्टेट लेवल की, तो स्टेट में मुख्यमंत्री जो होता है वो हेड होता है, रियल हेड होता है अगर बात किया जाए तो। और उनके नीचे जो हर क्षेत्र से जो जीत कर जाते हैं विधायक, वो लोग होते हैं। लेकिन फाइनल निर्णय कौन लेता है? फाइनल निर्णय यहाँ पे भी मुख्यमंत्री के पास ही अधिकार होता है। हर स्टेट का भी अपना एजुकेशन मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, ये सब होते हैं, लेकिन फाइनल निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? वो आपके फाइनल निर्णय वही व्यक्ति लेता है जो मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है। ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगर बात की जाए लॉ, अब तो गवर्नमेंट की बात की, देखिए सरकार क्या होती है। आपने जब भी आप संविधान के बारे में पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा संशोधन। संशोधन क्या होता है? संशोधन का एक मतलब होगा, हम लोग समझने की कोशिश करें तो कोई भी कानून बन गया, ठीक है, लेकिन कानून में, उस लॉ में कोई डिफ़ॉल्ट था, कोई मिस्टेक था, या उससे बेटर अगर कोई कानून बनाया जा सकता है तो क्या किया जाता है कि उस कानून को रिप्लेस कर दिया जाता है या उसमें और सुधार किया जाता है। उसी को हम लोग संशोधन कहते हैं। लगभग अगर बात की जाए 1950 में हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया 26 जनवरी को। उसके बाद से अगर बात करें अभी तक हम लोग, तो लगभग 100 प्लस संशोधन हो चुके हैं। यानी कि इतने कानूनों में फेरबदल हो चुका है। और वो करता कौन है? वो नेशनल लेवल के गवर्नमेंट सरकार करती है, ठीक है। यहाँ पे एक बात कर रहा है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के, वो भी देख लेते हैं। आज से चलिए 200-300 साल पीछे चलते हैं, 400 साल पीछे चलते हैं। देखिएगा यूरोप में अगर चलते हैं हम लोग तो मोनार्की, राजशाही, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हिटलर की तरफ आते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं डिक्टेटरशिप। फिर हम लोग अगर भारत में आते हैं अभी के हिसाब से तो हम लोग देखते हैं क्या? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ये कुछ टाइप्स ऑफ गवर्निंग है जिससे कि एक देश पर, एक क्षेत्र पर शासन किया जाता है। सबसे पहले अस्तित्व में जो था वो था आपका मोनार्की। लेकिन क्या कारण हुआ कि धीरे धीरे मोनार्की समाप्त हो गई? इसके पीछे का कारण यह था कि जो व्यक्ति एक बार राजा बन जाता या क्वीन रानी बन जाती, तो उसको लगता कि यह मेरा ही, ठीक है, वो इसे मिसयूज करने लगते, यानी कि इसे दूसरे तरीके से यूज करने लगते, मिसयूज होने लगता है और वहाँ पे लोगों का वो शोषण करने लगते। इस कारण से लोग धीरे धीरे एक ऐसी सरकार की तरफ जाने लगे जो क्या थी कि जो इनसे हटके हो, यानी कि जहाँ पे किसी एक व्यक्ति को यह न सुनिश्चित हो जाए कि यह मेरे लिए जीवन भर का हो गया, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं डेमोक्रेसी का बात करूँगा तो हम लोग यह जानेंगे कि 5 साल में चेंज होता है, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। उसी प्रकार से लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसी शासन प्रणाली को खोजा जाए जो टाइम ऑफ पीरियड के बाद चेंज हो जाए, यानी कि कोई यह नहीं समझे कि यह मेरा है, क्योंकि जब यह समझ लेगा तो वो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए लोगों ने थोड़ा अलग तरफ देखा। उसी में कुछ लोग आए डिक्टेटरशिप की तरह, जो शुरू में तो काफ़ी अच्छे दिखे, लोगों ने उन्हें मान भी लिया, लेकिन बाद में जब वो थ्रोन पर बैठे तो उन लोगों ने भी वही काम करना चालू किया जो राजा किया करते थे, यानी कि डिक्टेटरशिप आ गए। लोग इससे भी थोड़े से नाराज हो गए लोगों ने, और आगे की तरफ सोचने का कहा कि अब मोनार्की और डिक्टेटरशिप से लोग परेशान हो गए थे। लोगों ने तब किधर रुख किया?
लोगों ने रुख किया डेमोक्रेसी की तरफ, लोकतंत्र की तरफ। और लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड लोगों ने डिसाइड किया कि 5 साल का होगा कार्यकाल, 5 साल के बाद चेंज कर देना है। यानी कि 5 साल आप अच्छे तरीके से कार्य कीजिए तो अगले 5 साल के लिए आपको चुना जाएगा, नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे लोगों ने अधिकार जो था वो किस पे ले लिया, लोगों ने अपने ऊपर ले लिया, लोगों ने उनको नहीं दिया, लोगों के हाथ में अधिकार आ गया। अगर आपको मैं बना देता हूँ तो ठीक है, 5 साल तक जो करना है कर लीजिए, लेकिन बीच में चाहे तो हम हटा भी सकते, ये भी लोगों के बीच पावर होती है। तो लोगों ने यहाँ जो सारे जो पावर जो थे अपने अंदर रख लिया, ना कि सरकार को दे दिया। ठीक है, सिर्फ सरकार इसलिए बनाए कि आप मेरे लिए जाइए, बैठिए और वहाँ से काम कीजिए। ये कुछ गवर्नमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक थे। कल हम लोग इस चैप्टर के कुछ और भी अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 6 में हम बात कर रहे हैं लीफ मॉडिफिकेशन की। ठीक है, तो लीफ मॉडिफिकेशन में क्या होता है भाई, लीव्स ऑफ द सम प्लांट आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स। कुछ पेड़ की जो होती है ना, वो पत्ती जो लिप्स होती है वो स्पेशली मॉडिफाइड होती है और उसको क्या कहते हैं हम, टेंड्रिल्स कहते हैं। टेंड्रिल्स हेल्प प्लांट टू अटैच देमसेल्फ टू ए सपोर्ट। टेंड्रिल्स प्लांट को क्या करती है, सपोर्ट देती है। प्लांट्स हैविंग टेंड्रिल आर जनरली क्लिम्बर। तो टेंड्रिल्स जो खास तौर पर जो होते हैं प्लांट्स के, वो क्या होते हैं, क्लिम्बर में होते हैं। फॉर प्रोटेक्शन लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट गेट मॉडिफाइड टू स्पाइंस। कुछ पेड़ के जो लिप्स होते हैं वो स्पाइंस में कांटे में होते हैं। स्पाइंस आल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्लावर लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट। तो स्पाइंस जो कांटे, खास तौर पर कैक्टस का जो प्लांट देखेंगे तो कैक्टस का जो प्लांट होते हैं उसमें वाटर रिड्यूस क्या होता है, बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं फ्लावर, फ्रूट और सीड्स के। ए फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। भी सही बात है, फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव बनता है, क्योंकि प्लांट का जो फ्लावर अगर नहीं है तो उसका रिप्रोडक्शन संभव नहीं होता है या बहुत कम होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से होता है या हाँ एक टिश्यू कल्चर भी होता है। तो खैर आपके लिए जानिए कि आप प्लांट पे जो होता है क्या कि फ्लावर्स जो है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्लास 6 की बात मैं कर रहा हूँ, चूँकि आगे की क्लास में केवल फ्लावर का महत्व नहीं रखता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में भी होता है। स्टीमेन आर द मेल रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टीमेन जो कहता है मेल पार्ट होता है। एंड द मेल ईच स्टेमेन हैज़ 2 पार्ट, ए थिंक स्टॉल कॉल्ड फिलामेंट। हर एक पतला सा होता है जिसको हम क्या होता है, फिलामेंट, और एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको एंथर कहते हैं। देखो फिगर देख रहे हो आप। द एंथर प्रोड्यूस द पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पॉलन। और एंथर में क्या होता है, एक पाउडर की तरह सब्सटेंस। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, देखो ये फिगर, इस फिगर को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो क्या होता है कि ऊपर पाउडर की तरह सब्सटेंस, डस्ट लाइक पार्टिकल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलन। ठीक है, कार्पेल, पिस्टिल इज द फीमेल। कार्पेल क्या होता है, देखो फीमेल पार्ट होता है। इट हैज़ द 3 पार्ट, ए स्टिकी टॉप पोर्शन कॉल्ड स्टिग्मा, ए इनलार्ज बेस कॉल्ड ओवरी एंड ए स्टॉल कॉल्ड स्टाइल। इसके जो ऊपरी हिस्से होते हैं उसका स्टिग्मा कहते हैं, फिर ओवरी है, देख लो, फिर नीचे क्या होता है, स्टाइल होता है। तो ओवरी कंटेन टिनी बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स। इसमें छोटे छोटे बॉल की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। सेपल्स ऑफ द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज ए बेस ऑफ द फ्लावर। सेपल क्या होता है, इसका बेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड सपोर्ट द पीटल व्हेन द फ्लावर इज ब्लूम। ये क्या करता है कि डेवलप करने में, जब फ्लावर ब्लूम करता है, खिलता है, तो उसको सपोर्ट करता है, उसको मदद करता है। ठीक है, पीटल आर द कलरफुल स्ट्रक्चर दैट अराउंड द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। हाँ देखो, सबसे खूबसूरत पार्ट क्या होता है, पीटल होता है, चूँकि पीटल ही कलर्ड होता है। तो इस तरह हम पीटल क्या होता है, फ्लावर की खूबसूरती देता है, उसका एक अच्छा बाहरी शेप देता है। अब हम बात करें पॉलिनेशन की, तो देखो पॉलिनेशन क्या है, तो एंथर टू स्टिग्मा, पॉलन जो होता है एक एंथर टू स्टिग्मा अगर पहुंचा जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। फॉर ए फ्लावर टू डेवलप इनटू फ्रूट एंड फ्रॉम सीड पॉलन ग्रेन्स मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्लावर्स को, पॉलेंस को जानते हैं आप, सीड्स एंथर टू स्टिग्मा जाने के लिए जो क्रिया होती है इसको पॉलिनेशन कहते हैं। अगर शॉर्ट में कहें आप तो क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलेंस को
एंड थर्ड से स्टिग्मा तक जाने को क्या कहते हैं हम? पॉलिनेशन कहते हैं। मेनी फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर एंड हैव स्वीट स्मेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट लाइक बी। बहुत सारे फ्लावर्स के क्या होते हैं कि स्वीट स्मेल होते हैं ना, इंसेक्ट्स, जिससे कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होती है। फिन द इंसेक्ट सिट इन द फ्लावर, जब इंसेक्ट क्या होता है? कीड़े, जब कीड़े होते हैं, जब फूल पर बैठते हैं ना, तो द पॉलन ग्रेन्स स्टिक इनटू द बॉडी। तो पॉलन जो होता है ना, छोटा छोटा एकदम पाउडर की तरह होता है, तो ये क्या होता है कि उसकी बॉडी में स्टक करता है, चिपक जाता है। फिर शिट एंड अनदर फ्लावर, दिस हेल्प इन पॉलिनेशन। फिर ये जब ये दूसरे फ्लावर पर बैठता है तो ये उसके बॉडी पर गिर जाता है और क्या होता है? पॉलिनेशन हो जाता है। आफ्टर पॉलिनेशन द ओव्यूल चेंज इनटू सीड्स। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? ओव्यूल्स क्या होता है कि सीड पर सीड बन जाता है। एज सीड फ्रॉम द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, और फ्रूट सीड ओवरी में क्या होता है? फ्रूट में डेवलप करता है। अंडर सुटेबल कंडीशन, एबिलिटी ऑफ सफिशिएंट वाटर, एयर एंड वार्मथ, ए सीड बिकम ए प्लांट। और जब सब एबिलिटी होती है, सफिशिएंट कंडीशन मिलता है, तो क्या होता है कि ये जो सीड्स है जो होता है वो डेवलप कर जाते हैं और फिर बेबी प्लांट के रूप में जर्मिनेट कर जाते हैं ना। भाई ये हम तुम देखो अभी आम जो हम लोग खा के फेंक दिए हैं अमोला, तो उसमें भी देखोगे छोटे छोटे प्लांट्स आ गए होंगे। नहीं, चना ले लो, चना को आप डाल दो तो जर्मिनेट हो जाता है। जब जर्मिनेट हो जाता है तो क्या होता है? जब जर्मिनेट होता है तो वहाँ पर से बेबी प्लांट निकल जाता है। सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो। सीड कोट क्या है? ऊपरी कवर को बोलते हैं हम सीड कोट। तो सीड कोट जो है अंदरी एम्ब्रायो को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। हेल होल प्रेजेंट द सीड अलाउ वाटर टू इंटर। हमें चना का देखो, चना का जब टर्निंग होता है ना, वहाँ पर एक छोटा सा होल होता है जो वाटर को इंटर्ट करने में मदद करता है। एम्ब्रायो कंटेनिंग ए यंग रूट एंड ए शूट विच डेवलप इनटू द बेबी प्लांट। एम्ब्रायो जो होता है ये यंग रूट या शूट को क्या करता है? डेवलप करने में मदद करता है। कॉटिलेडन, देखो बीच का हिस्सा जो होता है कॉटिलेडन कहते हैं। तो कॉटिलेडन कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट। कॉटिलेडन क्या होता है? बेबी के लिए फूड प्रोड्यूस करता है। भाई ये देखो आज का चैप्टर ये खत्म हुआ। भाई ये चैप्टर देख लो, देखो ये चैप्टर खत्म हो गया ना। अब यहाँ से क्या है? एक्सरसाइज है, देखो ध्यान से देखो, एक्सरसाइज है ना। तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट डे जो हम बात करेंगे बॉडी मूवमेंट की बात करें, है ना। बस आज इतना खत्म, चूँकि चैप्टर खत्म है, कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।